सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वह मौलिक काम उनका ब्रेन प्लस माइंड का कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट है कि ये दोनों एक सिस्टम की तरह काम करते हैं कि नहीं। माइंड और ब्रेन आपस में ब्रेन वेव्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। और इन ब्रेन वेव्स को हम 5 तरीकों से विभक्त कर सकते हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा। तो इसमें जो गामा ब्रेन वेव्स हैं, इनमें आप थॉटलेस हो जाते हैं और आपको आंतरिक शून्यता का अनुभव होता है। और जब आंतरिक शून्यता आपको अनुभव होती है, तभी आप जो काम करेंगे उस काम में आप एक्सेल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा में टॉप करते हैं, उनमें बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं, तो उसका मूल रहस्य यह है कि वह अपनी जो ब्रेन वेव्स हैं, उनकी जो मस्तिष्क तरंगे हैं, इन तरंगों को गामा ब्रेन वेव्स तक इनकी फ्रीक्वेंसी उठा सकते हैं। तो जो मूल प्रक्रिया है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, जो मूल चैलेंज है, जो मौलिक चुनौती है, वह है ब्रेन वेव के फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना। कि ब्रेन वेव का फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ सकता है, सारा रहस्य इस प्रक्रिया में है। एक सामान्य व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है वो डेल्टा या अल्फा स्टेट में होता है, जिसमें उसको विचार आते हैं, वह कल्पनाएं करेगा और वह आलस्य से भरा होगा। नेगेटिव एनर्जीज इसमें डोमिनेट करती हैं। तो बाहर से आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी गामा में नहीं होगा, गामा सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जब आपका ब्रेन वेव गामा फ्रीक्वेंसी को टेंड करता है तो एनर्जी लेवल, आपका फोकस लेवल, कंसंट्रेशन अपने पीक पे होता है। जितनी भी महान सिद्धियां हैं वो गामा फ्रीक्वेंसी में ही आपको प्राप्त होती हैं। माइथोलॉजी से एक एग्जांपल लूँगा। गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। तो लगभग 5 वर्ष तक वो भटके ज्ञान की तलाश में, लेकिन एक दिन अचानक उनको ऐसा अनुभव हुआ कि आज मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ऐसा आंतरिक सलाह उनको लगा, उनके भीतर से किसी ने आके उनको कहा हो कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक यहाँ से उठना मत। ऐसी आंतरिक प्रेरणा उनको अनुभव हुई और उनको चेतना का ऐसा आयाम अनुभव हुआ जिसमें वो विचार रहित हो गए। उनके सारे प्रश्न गायब हो गए, सब विचार, ज्ञान, तर्क, शब्द, शोर समाप्त हो गया। परम शून्यता का अनुभव उन्होंने किया तथा उस परम शून्यता के वातावरण में उन्हें अपने पिछले 8 जन्म प्रत्यक्ष हुए। उनकी चेतना सहस्त्रार्थ चक्र पर पहुंच गई और चेतना सहस्त्रार्थ पर पहुंचने का अर्थ ही है कि गामा स्पेक्ट्रम में, गामा रेंज में उनका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हुआ। तो वहाँ जाते ही उन्हें प्रत्यक्ष हो गई पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, जीवन मरण का चक्र, और तभी वो गौतम बुद्ध बने। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मोहम्मद साहब के बारे में है कि 40 दिन वो बादलों में रहे, एक गुफा में चले गए थे, फिर वो बादलों में रहे। फिर वहाँ पर उन्हें बताया गया कि ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं हैं। उनको प्रत्यक्षीकरण कराया हर विषय वस्तु का। और जब वो 40 दिन के बाद लौटे तो उनकी बातों में एक अजब ही जादू था।
इतनी शक्ति उनमें आ गई कि उनकी एक बात पर लोग अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो गए। क्योंकि शुरुआत में इस्लाम का उद्देश्य ही था कि लोगों को न्याय के खिलाफ इकट्ठा करना। क्योंकि उस समय जो राजा था वो चाहता था कि मैं ही अल्लाह हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो रहा है। तो मोहम्मद साहब उसके खिलाफ खड़े हुए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने लोगों को सही ज्ञान दिया कि वास्तविक जो भौतिक या पराभौतिक सत्ता है जिसके अनुसार चीज़ें व्यवस्थित हैं वह कुछ और ही है, जिसके अनुसार हर चीज़ हो रही है, जो हर चीज़ जानता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई। तीसरा उदाहरण जीसस क्रिस्ट का ले लीजिए। कहते हैं कि मरने के बाद वो जिंदा हो गए थे, और जिंदा होने के बाद उनमें कुछ अजीब सी कशिश थी, उनकी बातों में एक अजीब सा जादू था। और ऐसा जादू कि लोग यहूदियों के खिलाफ हो गए, क्योंकि यहूदियों ने ही जीसस क्रिस्ट को फांसी पे चढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के होने का प्रमाण देना चाहा था। और यहूदियों में था कि वो उनकी विचारधारा के खिलाफ थे, उनको ईश्वर का पुत्र मानने को तैयार ही नहीं थे। तो आज का जो इजराइल है, यहूदी मौलिक रूप से इजरायली ही है। इजराइल पूरा यहूदियों का ही देश है। तो कहने का मतलब है मेरा कि ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें एकदम से कोई व्यक्ति, उसमें ऐसी कला आ गई, ऐसी शब्दों में ताकत आ गई कि जो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, शब्द में इतनी शक्ति, ऐसा आकर्षण कि लोग अपना सब कुछ उन्हें देने को तैयार हो गए। तो यदि तकनीकी रूप से यह देखें तो यह ब्रेन वेव्स की आवृत्ति का बढ़ाना ही है। एक सामान्य व्यक्ति की जो ब्रेन वेव्स हैं वो डेल्टा या अल्फा स्टेट में होता है। वह हमेशा आनंद लेने की फिराक में है, हमेशा कोशिश करेगा कि खाए पिएं और जनसंख्या बढ़ाएं। यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। बाहर से वो कुछ भी करे, पर अंदर से उसकी चेष्टाएं यही होती हैं कि किस प्रकार से हम भौतिक सुख प्राप्त करें। परंतु जैसे जैसे ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उसे ही सत्य का ज्ञान होता है कि भौतिक सुख एक दिन नष्ट हो जाएगा। कितनी भी चालाकी, कितनी भी तरकीबें आप लगा लें, सुख नष्ट होने वाली वस्तु है, उसको स्थायी नहीं किया जा सकता। और यदि गहराई से देखें तो हम सुख इसलिए चाहते हैं ताकि दुख से बच सकें। तो सुख पाने की चेष्टा दुख से बचने की तरकीब मात्र है। आप पूछें अपने आप से कि आप क्यों डांस पार्टी में जाना चाहते हैं, क्यों अपने आप से बचना चाहते हैं, क्यों दुखी विचारों से बचना चाहते हैं। क्योंकि दुख आपकी चेतना को एक अलग आयाम में ले जाता है, और जिस काल्पनिक दुनिया को आप सत्य समझ रहे हैं वह झूठ पर आधारित है। वहाँ सब माया है, प्रपंच है, मिथ्या है। जीवन सतत रूप से परिवर्तनशील है, यह जीवन का मूल सत्य है। और यदि आप परिवर्तित नहीं हो पाए, परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बैठा पाए, तो आप नष्ट हो जाएंगे। तो यदि हम ऐसा सोचें कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें सुख स्थायी हो, तो ऐसी व्यवस्था कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्षण बदल रहा है। सुख के बाद दुख आएगा ही, और दुख ही मौलिक है, दुख ही वर्चस्व में है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।